हम इंटरनेट का जो इस्तेमाल है हम सभी बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन हमें ये भी तो समझना ज़रूरी होगा ना कि हम इंटरनेट पर अपने आप को सेफ़ कैसे रख सकते हैं। बिल्कुल रतिका, क्योंकि ऑनलाइन मिला हर व्यक्ति हमारा दोस्त नहीं होता। हमें नहीं पता कि स्क्रीन के उस पार कौन बैठा है और उसका क्या मकसद है। तो ऐसे में साइबर क्राइम्स और साइबर फ्रॉड्स की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो कैसे समझें साइबर क्राइम को और इससे कैसे बचें, ये हमें बताएंगे हमारे स्टूडियो में जो एक्सपर्ट हैं विनायक गोडसे जी, CEO डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से। तो सर, सबसे पहले हम आपसे जी हाँ, और इसी के साथ ऑनलाइन माध्यम से हमारी एक और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पुणे से हैं एडवोकेट वैशाली भागवत। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। तो सबसे पहले विनायक सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि साइबर स्पेस होता क्या है और एक आम आदमी को हम इसके बारे में कैसे समझा सकते हैं। साइबर स्पेस एक एक जाल है, राइट। ये जो नेटवर्क जिसको हम बोलते हैं वो एक ग्लोबली फैला हुआ नेटवर्क है, एक दूसरे से कनेक्ट करके ग्लोबली फैला हुआ है। और इसको यूज़ करके हम अपने पर्सनल, फॉर एग्जांपल मैं किसी को मैसेज भेजता हूँ, मैं अपने एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता हूँ, पर अपने सोशल मीडिया एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, क्योंकि अभी आज पिछले 5-6 साल में हम पेमेंट कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस भी कर रहे हैं, इसी पे बिज़नेस काम करते हैं, इसी पे लार्जर ग्लोबल हमारे जो देश के जो एप्लीकेशंस है गवर्नमेंट के, उस पर भी काम, इसी का भी काम इसके ऊपर होता है। तो ये ग्लोबल होने की वजह से इस स्पेस जो है, इस ग्लोबल होने की वजह से आप यहाँ से किसी भी कोने में बैठे हुए व्यक्ति के साथ संपर्क कर सकते हैं, वो आप हमसे संपर्क कर सकता है। अलग अलग एप्लीकेशन वहाँ पे जो बिल्ड हुए उसे यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं, यहाँ के एप्लीकेशन वहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। यहाँ से हम दुनिया भर को सर्विस दे सकते हैं कि जो हमारी IT इंडस्ट्री दिखती है उस तरह से। तो ये स्पेस जो है, ये स्पेस एक ऐसा स्पेस है कि इसमें हर व्यक्ति को, हर समाज के हर स्तर को, बिजनेसेस को, इकोनॉमी को जोड़ता है एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जिसके ऊपर अभी तक तो सिर्फ हम कंप्यूटर, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, बट कल जाके हम IoT जो आ रहा है, जिसमें अपनी फ्रिज, आपके घर के बहुत सारे इक्विपमेंट जो है वो भी जुड़ेंगे इस स्पेस को, जिससे बिलियंस जो इक्विपमेंट्स एंड डिवाइसेस इस पे जुड़ेंगे और उसी तरह से बाकी लोगों के भी जुड़ेंगे और एक दूसरे के साथ एक बात करेंगे, संवाद करेंगे। तो ये साइबर स्पेस का एक व्यापक वैश्विक स्वरूप जो है वो दुनिया को एक जगह पे लाने में बहुत अच्छे से मदद कर लेते हैं। जी हाँ, और साथ ही एडवोकेट वैशाली भागवत, आपसे जानना चाहेंगे कि सोशल साइबर क्राइम से किस तरह से एक आम आदमी अपने आप को सुरक्षित रख सकता है। जब हम सोशल साइबर क्राइम्स के बारे में बात करेंगे तो इसका मतलब है सोशल मीडिया पे होने वाले साइबर क्राइम्स। तो सोशल मीडिया अगर देख ले मीडियम के माध्यम से, तो एक वो जादुई दुनिया है जहाँ पे हमको सब बहुत सुंदर लगता है, सब लोग बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत जल्दी हम उनको ट्रस्ट करने लगते हैं। तो साइबर क्राइम्स की जो शुरुआत है तो वहीं से हो जाती है, जब हम विश्वास रखते हैं उन लोगों पे जो शायद विश्वास रखने के लायक नहीं है, जो वहाँ पे हमें चीट करने के लिए ही आए हैं। तो वो पहला सतर्क, तो पहली जगह वहाँ सतर्क हमें रहना है कि आप कितना विश्वास रखे उन लोगों पे, उस कंटेंट पे, क्योंकि बहुत फेक न्यूज़ या मिस इन्फॉर्मेशन भी ये सोशल मीडिया के माध्यम से फैली जाती है। तो वो वेरीफाई करना भी बहुत ज़रूरी है कि जो इन्फॉर्मेशन हमको मिल रही है वो ऑथेंटिक है कि नहीं, विश्वास रखने लायक है कि नहीं। ये दो चीज़ें होने के बाद हमको ये पता करना चाहिए कि जो हमारी इंटरैक्शंस है वो कितनी सेफ है, हम कितनी अपने बारे में इंफॉर्मेशन वो सोशल मीडिया पर दे रहे हैं। क्योंकि वो जो इंफॉर्मेशन आप सोशल मीडिया पे दे देंगी, वो फेसबुक है, मेटा है, इंस्टाग्राम है और ऐसे बहुत सारे पॉपुलर सोशल मीडिया साइट्स हैं जिसपे और लोग भी ये इंफॉर्मेशन पढ़ के उसका दुरुपयोग करके आपको चीट कर सकते हैं। तो वो तो तीसरी बात होगी कि, और ये सब टेक्नोलॉजी तो सेफ है, जो सोशल मीडियम्स हमारे सामने आए हैं वो उनकी इनहेरेंट सेफ्टी तो है, लेकिन हम सेफली वो मीडियम्स यूज करते हैं या नहीं, इस पर बहुत निर्भर होता है। तो सेफ्टी के फीचर्स भी सोशल मीडियम पे अवेलेबल है। आपके सिक्योरिटी और प्राइवेसी फीचर्स है,
13 साल के नीचे वाले बच्चों को आप सोशल मीडिया यूज करना मत दीजिए, या अगर करते हैं आपके बच्चे, क्योंकि वो भी बहुत अभी स्टाइल है कि जितना यंग बच्चा आए आए सोशल में पेरेंट्स को प्राउड फील करते हैं, जो फील नहीं करना चाहिए क्योंकि वो गलत है। तो एटलीस्ट आप मॉनिटर कर रहे हैं कि नहीं, वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो प्राइवेसी और सिक्योरिटी सेटिंग्स पे बहुत ध्यान रखना है। बिल्कुल। और लीगल अगर बारे में मैं बताऊं तो वो जो इंटरमीडियरीज है, जो जो सोशल मीडिया कंपनीज है, उन पे भी बहुत देर इज अ गाइडलाइन और देर इज अ लॉ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और इंटरमीडियरी गाइडलाइंस के तहत है, जो उनको भी रिस्पॉन्सिबली ही ये बिजनेस चलाना है। और अगर उनको कुछ कोर्ट ऑर्डर से बताया जाए कि ये कंटेंट आप हटा दीजिए, तो उनको तुरंत वो कंटेंट हटाना है, नहीं तो उन पे भी अभी लायबिलिटीज है। बिल्कुल। और विनायक सर, अगर हम बात करें एक आम आदमी की या एक आम संस्थान की, तो साइबर स्पेस में उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस होते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन खोने का और उस पर्सनल इंफॉर्मेशन को मिसयूज़ होने का बहुत बड़ा ही होता है। उसके साथ शायद उसका अपना आइडेंटिटी क्रेडेंशियल भी खो सकता है, जिसकी वजह से उसका क्रेडेंशियल यूज़ करके बहुत अलग अलग काम किया जा सकता है विदाउट दैट पर्सन नोइंग। उसकी सिस्टम को गलत यूज़ किया जा सकता है, जिसको हम बॉट बोलते हैं, कि जो बॉट इंस्टॉल करके उसके वो पर्सन जाने बिना भी उस सिस्टम को यूज़ करके कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में उस सिस्टम को यूज़ किया जा सकता है। जो एप्लीकेशन वो यूज़ कर रहा है, फॉर दैट मैटर बीच में एक लोन फ्रॉड की बात हुई थी कि कुछ एक गलत एप्लीकेशंस की वजह से लोगों को लुक्रेट किया गया था। तो उस तरह के एप्लीकेशन से उसको एक यह हमने देखा है कि बहुत बड़ा चैलेंज उसके वजह से हुआ था। जो कॉल आते हैं फॉर दैट मैटर की ट्रांजैक्शंस के लिए, तो ये अलग अलग जो खतरे हैं साइबर स्पेस और डिजिटल स्पेस को लेके, तो आम आदमी को इस सबसे सतर्क तो रहना पड़ेगा जी। बट हम ये भी बोल रहे हैं कि आम आदमी के ऊपर जो भी एक बर्डन है सिक्योरिटी और प्राइवेसी और अपने आप को सतर्क रहने का, कोई सिस्टम थिंकिंग अगर होती है कि जिसकी वजह से बर्डन कम करें हम, सो दैट वो कोई भी खतरे का सोचे बिना काम करे, तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि कैसे सिस्टम को हम अच्छे बनाए कि सो दैट आम आदमी के ऊपर वाला जो एक प्रेशर है सिक्योरिटी और प्राइवेसी का, वो हम कम करें। बिल्कुल। और यहीं पर एडवोकेट वैशाली जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर किसी के साथ फाइनेंशियल क्राइम या फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है, तो कानून किस तरह से उसकी सहायता करता है? फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में अगर हम सोचें, तो जब फ्रॉड आपको मालूम पड़ता है कि हमारे अकाउंट से कुछ पैसे अनऑथराइजली डेबिट हुए हैं, या क्रेडिट कार्ड से पैसे गए हैं, या डिजिटल पेमेंट ऐप से कुछ हैकिंग होके पैसे चले गए हैं, तो इमीडिएटली आपको पहले रिपोर्ट करना है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पे आप तुरंत अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं कि अगर वो जल्द से जल्द आप कंप्लेंट करें, तो जहाँ पे जिस अकाउंट में पैसे गए हैं, वहाँ पे भी पुलिस की मदद से आप वो अकाउंट फ्रीज करके, वो अमाउंट फ्रीज करके शायद आपको वो रिफंड भी मिल सकती है कोर्ट ऑर्डर से। तो वो तो पहली बात होगी। दूसरी बात, अगर बैंकिंग या फिनटेक से कुछ फ्रॉड होता है, तो आरबीआई के बहुत वो सब रेगुलेटेड एंटिटीज़ है, बैंक्स है, फिनटेक कंपनीज है, एनपीसीआई के जो डिजिटल पेमेंट ऐप्स हैं, ऑल दोज आर रेगुलेटेड एंटिटीज़। तो आरबीआई ओम्बड्समैन के यहाँ आप एप्लीकेशन करें, तो वहाँ से भी आपको वो पेमेंट वापस मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो यू हैव टू एक्ट, जल्दी से जल्दी अगर आप एक्ट करें तो अच्छा है। और अगर सेफ्टी के बारे में सोचा जाए, तो जैसे पेमेंट ऐप्स है जहाँ से आप ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, तो जो आप अपने अकाउंट्स लिंक करते हैं उनसे, तो इतना सतर्क रहिए कि आपके मेन अकाउंट्स आप लिंक मत कीजिए। ये एक सिक्योरिटी सेफ्टी टिप मैं देना चाहूँगी कि जिस अकाउंट में आपका से सैलरी आती है या बिजनेस इनकम आता है, जिसमें पूरे पैसे आपके हैं, वो अकाउंट्स आप डिजिटल पेमेंट ऐप्स को लिंक मत कीजिए। आइदर वॉलेट का इस्तेमाल कीजिए या ऐसा अकाउंट रखिए जिसमें थोड़े पैसे रखिए जो आपके डे टू डे खर्चे के लिए चाहिए, तो वो आप रिफिल करते रहिए वो अकाउंट।
कि तो आपका पूरा अकाउंट एक्सपोज नहीं होगा, तो रिस्क अपने आप मिटिगेट हो जाती है। आपकी अगर रिस्क एपेटाइट 5,000 10,000 की, तो उतना ही पैसा उसमें रखिए। जी, तो फ्रॉड होता भी है तो वो लिमिट हो जाता है। बिल्कुल। तो विनायक सर, अगर आपसे फिर से सवाल करना चाहेंगे कि ये जो साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड्स होते हैं, इसके बारे में अगर लोगों को आगाह करना हो तो किस तरह से हम ये कर सकते हैं? या सो इसमें हम देख रहे हैं कि व्हीकल क्या यूज़ हो रहा है। जैसे बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन की जो लोगों का डे टू डे लाइफ में जो ट्रांजैक्शन के लिए मदद करती है, तो वहाँ वो एक व्हीकल है जो अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे एफर्ट किया जा रहा है बैंकिंग इंडस्ट्री की तरफ से, तो लोगों को अवेयर करने के लिए। आरबीआई खुद भी इसमें बहुत सारे मेहनत कर रहा है। मिनिस्ट्री जो होम अफेयर्स जो है या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है, उन्होंने भी बहुत बड़े पैमाने पे नेशनल लेवल पे प्रोग्राम लिए हुए टू मेक पीपल अवेयर अबाउट दिस वन। ये जो 1930 है या जो ये पोर्टल है, जिस पोर्टल पे ये क्राइम रजिस्टर कर सकते हैं, उसके बारे में भी एक कोशिश करके लोगों के पास ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। तो अलग अलग व्हीकल के तरफ से ये किया जा रहा है। रेडियो और टीवी और इस तरह के प्रोग्राम की वजह से भी लोगों को एक मैसेज मिल जाता है। आजकल आप देखोगे एसएमएस पे भी आता है, बैंक जो भेजती है कि कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन या ओटीपी आप शेयर मत करो। तो अलग अलग व्हीकल को यूज़ करके एक स्केलेबल वे से लोगों को इसको आगाह करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। क्योंकि ट्रांजैक्शन जो हो रही है, पर मंथ ट्रांजैक्शन ऑलमोस्ट 10 बिलियन प्लस ट्रांजैक्शन हम इंडिया में कर रहे हैं, तो उस ट्रांजैक्शन के हिसाब से खतरा भी बहुत बड़ा है। इसलिए ये मैसेज जो है वो अलग अलग वे से लोगों के पास पहुंचना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और दर्शकों, अभी हमने जाना कि किस तरह से हम ऑनलाइन वर्ल्ड में अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, साइबर क्राइम से कैसे हम निपट सकते हैं। और इसी के साथ हम एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे एक्सपर्ट विनायक गोडसे जी का, जो कि सीईओ हैं डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर आपने हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू। जी हाँ दर्शकों, और ऑनलाइन माध्यम से हमारी मेहमान एडवोकेट वैशाली भागवत मैम हमारे साथ जुड़ी थी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए और आपके समय के लिए।